जो 3 वज़राए आज़म थे, यानी कि पाकिस्तान के 3 मुंतखब वज़राए आज़म थे, उनको कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही सच बोलती है जितना कि हमारा माशरा, और आप सबको पता है कि हमारा माशरा कितना है सच बोलता है। अमेरिका भी इस वक्त एतराफ़ कर रहा है कि जो पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा नाकाबिल तस्खीर है, और अनकरीब पाकिस्तान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बनाने में कामयाब हो जाएगा जो बैनुल बरआज़मी यानी कि पाकिस्तान से अमेरिका तक भी मार करने की सलाहियत रखेगा। मोहसिन नकवी साहब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर साहब ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया तो उनको चाहिए था कि एक सवाल वो उनसे ये भी कर लेते कि गोली क्यों चलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। मैं हूं सैयद अदील गर्देज़ी और बात करेंगे कुछ अहम जो डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उनके हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और जो ख़त लिखा है सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को। चूँकि आज जो जुडिशल कमीशन है उसका इजलास होना है, और उस इजलास से पहले जो मंसूर अली शाह साहब यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त सीनियर 3 जज हैं उन्हें एक और ख़त लिखा है। हमने देखा कि इससे पहले भी मंसूर अली शाह साहब ने जो मुख्तलिफ खतूत थे वो लिखे थे, चीफ जस्टिस साहब के नाम और बाकी जो तमाम तर जो हैं उनके नाम लिखा, और उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई, और तकरीबन ये जो दरख्वास्तें हैं इनकी तादाद 2 दर्जन से ज़ायद है, तो सबसे पहले इन दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो कि इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें हैं, पहले उस हवाले से फैसला किया जाए और बाकी तमाम तर मामलात को बाद में देखा जाए। तो आज एक और अहम जो ख़त है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो लिखा गया है सेक्रेटरी जो जुडिशल कमीशन है उसको, और उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि मैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपनी पोजीशन जो है उसको वाज़े कर चुका हूँ। और उन्हें ये मज़ीद ये लिखा कि जो एक जज होता है वो आइन की पासदारी का, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो हेल्प लेता है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो हम आइनी बेंच में जो मुख्तलिफ जो जजेस को सामने जो वो कर रहे हैं, जो हम आइनी बेंच में तमाम तर जो जजेस को शामिल कर रहे हैं और आइनी बेंच एक बना रहे हैं, या आइनी बेंच में जो जजेस की तैनाती है उस हवाले से एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, यानी कि किस जज ने कितने आइनी केसेस हैं उनको सुना और कितने आइनी जो केसेस थे उनके फैसले लिखे या उनके फैसले दिए। इससे पहले भी हमने देखा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुख्तलिफ जो खतूत लिखे थे और गाहे बगाहे जो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस जो इस वक्त यहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको लिखे थे और उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। तो एक और ख़त मंसूर अली शाह साहब की जानिब से लिखा गया और वाज़े तौर पर कहा गया कि जो एक मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि जो आइनी बेंच के अंदर जजेस को शामिल किया जाता है ताकि जो उनकी तैनाती है उसको मज़ीद शफाफ बनाया जाए। एक और अहम बात जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कही गई, उन्हें यह कहा कि जो एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, इससे पहले भी जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास बहुत सारे जो हैं वो इख्तियारात हैं जजेस के हवाले से, तो मज़ीद जो जजेस के हवाले से जो रिपोर्ट है वो अगर एजेंसी से ली जाएगी तो उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है इशूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की जो है वो समाअत हुई, और कत्ल केस का जो मुलजिम था उस हवाले से केस की समाअत जो है वो करते हुए जो मुख्तलिफ जो जज साहिबान थे उनकी जानिब से जस्टिस जमाल मंदोखे, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी जानिब से जस्टिस मलिक शहजाद जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उनकी जानिब से बड़े ही दिलचस्प और बड़े ही अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए थे। एक कत्ल केस का जो है वो एक कत्ल केस जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जा रहा था उसमें जो जस्टिस अतर मिनल्ला थे उन्हें अपने रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि 2017 से ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेल इल्तिवा है। जो रियासत है वो इस वक्त उसका एक ही काम है कि वो हुकूमत को गिराने में और हुकूमत का बनाने में लगे, और तमाम तर जो इदारे हैं वो सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जब आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये सब तो होगा। फिर उसके बाद जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब थे उन्होंने ये कहा कि रियासत की क्या बात करें, यानी एक केस की जो समाअत है उसके दौरान तमाम तर जो रिमार्क थे जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और उसके बाद जस्टिस मलिक शहजाद हैं, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। तो जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं वो उन्होंने रिमार्क्स से उन्होंने कहा कि रियासत की क्या बात करें। इससे पहले हमने देखा कि जो 3 वज़राए आज़म थे यानी कि पाकिस्तान के 3 मुंतखब वज़राए आज़म थे उनको कत्ल किया गया, उस हवाले से उन्होंने कहा कि इस केस का क्या बना, यानी कि 3 जो मुंतखब वज़राए आज़म को अगर इंसाफ नहीं मिला तो जो बाकी आम शहरी है उसका इस हवाले से क्या बनेगा अगर जज साहब वो। फिर उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बलूचिस्तान से एक सीनियर 3 जज थे उनको भी शहीद कर दिया गया, उनको भी मार दिया गया, लेकिन उस हवाले से भी कुछ ना हुआ। उन्हें कहा कि
फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने ये कहा कि जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वही इंसाफ करे। यानी उन्होंने ये कहा कि लोग बाकी इदारों पे जो है उनका एतमाद नहीं रहा और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर जो इंसाफ है वो करे। फिर जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि ये इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना कि आम आवाम बोलती है या कि जितना कि हमारा माशरा बोलता है। बड़ी आम रिमार्क्स है उनने, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तनकीदी लहजे में उन्होंने कहा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही सच बोलती है जितना कि हमारा माशरा, और आप सबको पता है कि हमारा माशरा कितना है सच बोलता है या कितना एक हम लोग सच के पैरोकार हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म भला क्या हो सकता है, किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। अच्छा, ये रिमार्क्स दिए जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब की जानिब से। बड़े ही केस तो चलो अपनी जगह, हर एक केस जो होता है वो अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि कत्ल का जो केस था और 2017 से ये ज़ेर इल्तवा था, तो जाहिर सी बात है कोई किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा या किसी बेटी का बाप होगा जिसका जो इंसाफ के मुंतज़िर होंगे और शायद इंसाफ के जो इंतज़ार करते करते शायद वो हो सकता है कि वो इस वक्त दुनिया में ना भी हूँ। लेकिन केस अपनी जगह अहमियत का हामिल है। लेकिन जो रिमार्क्स दिए गए हैं बड़े ही अहम रिमार्क्स जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से, जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब की जानिब से और जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से दिए गए। फिर उसके बाद जो जस्टिस मलिक शहजाद साहब हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्हें कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। यानी कि जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब ने कहा कि 3 मुंतखब जो वज़ीर आज़म हैं उनको कत्ल कर दिया गया, उनके हवाले से कुछ नहीं बना, और साथ ही साथ एक जो जस्टिस साहब थे जिनकी जस्टिस मरहूम साहब थे जिनके हवाले से कहा गया कि बलोचिस्तान के उनको शहीद किया गया, उस हवाले से भी कुछ नहीं हो सका। साथ ही साथ जो फिर जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने यह कहा कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसको 40 साल के बाद इंसाफ मिला हो तो उसके बाद आम आदमी का क्या होगा। तो इसी बात को कैरी कर रहे हो जस्टिस मलिक शहजाद साहब, उन्होंने कहा कि जब एक वज़ीर आज़म का ये हाल है कि उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, 40 साल का अरसा लग गया कि हमारी अदालतों से उसको इंसाफ मिलते मिलते, तो आम आदमी का क्या होगा। फिर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस में होता है तो दूसरे दिन वो जेल में होता है, किसी को नहीं मालूम कि वो कितने दिन वज़ीर आज़म बना रहे। तो बड़े ही अहम रिमार्क जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज साहिबान हैं जस्टिस अतर मीनाल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब की जानिब से दिए गए हैं। तो बहरहाल जो कहा जाए तो उनकी बात कहीं ना कहीं जाकर सच तो होती है। जाहिर सी बात है, एक तो हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है वो इतना ज़्यादा सुस्त है कि किसी भी शख्स को इंसाफ लेने में सदियां लग जाती हैं, कई साल लग जाते हैं, और जब तक उस केस का फैसला नहीं होता तो वो शायद अपनी सज़ा भी भुगत चुका होता है और अपनी सज़ा भी काट चुका होता है। मेरे ख्याल में इसी वजह से यही वजह है कि जो हमारा अदालती निज़ाम है वो बाकी तमाम तर ममालिक से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। दूसरी अहम खबर जो कि आपने सुनी भी होगी कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान की 4 मजीद कंपनियां हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनने पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से उनके साथ मावनत की है, उनको मदद फराहम की है। जो बयान आया अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से और एक बड़ा ही अहम बयान है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहा गया कि पाकिस्तान एक ऐसा जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो तैयार कर रहा है जिससे वो ना सिर्फ बरआज़म एशिया के अंदर बल्कि बरआज़म एशिया के बाहर, यानी कि एशिया के बाहर वो दूसरे ममालिक और खुसूसन अमेरिका को भी निशान बना सकता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान से खतरा हो सकता है। इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा से रहे और इंडिया काफ़ी ज़्यादा बौखलाया होता है हर मामले में पाकिस्तान के जो सलाहियतें हैं, दफाई सलाहियतें हैं उनको लेकर। लेकिन इस बार जो है अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल में अगर ये कहना कि डर महसूस हुआ तो बिल्कुल भी गलत न होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो दफाई निज़ाम है उससे इतना ज़्यादा खौफसदा है जो भारत के बाद अमेरिका भी, कि उसने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो कि बैनुल बरआज़म, यानी कि ना सिर्फ एशिया के अंदर बल्कि एशिया से गुजर कर पाकिस्तान अमेरिका के जो दफाई तनसीबात हैं उनको भी अटैक कर सकता है, उनको भी निशाना बना सकता है। जो अमेरिका के नायब तर्जुमान है महकमा खारजा वेदांत पटेल, उन्होंने भी कहा कि हमारे पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान ये जो दफाई निज़ाम है ये हासिल करने जा रहा है तो इससे काफ़ी ज़्यादा अदम इस्तेकाम है वो फैलेगा।
फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद मैथ्यू मिलर साहब हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो 4 कंपनियां हैं उनको, जिनमें एनडीसी भी शामिल है, पाकिस्तान का एक कौमी अदारा है, नेशनल अदारा है, उसको भी शामिल किया गया और तमाम जो 4 इदारे हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ जो पाबंदियां हैं आयद की गई हैं। चलो ये पाबंदियाँ तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है हर पाकिस्तानी, जो जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको इस चीज़ का दुख तो होगा कि हमारे इस तरह से जो एक सरकारी अदारा और 3 जो निजी इदारे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात भी है, और खुशी की बात क्या है कि देखें कि अमेरिका भी इस वक्त एतराफ़ कर रहा है कि जो पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा नाकाबिल तस्खीर है, और अनकरीब पाकिस्तान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बनाने में कामयाब हो जाएगा जो बैनुल बरआज़मी यानी कि पाकिस्तान से अमेरिका तक भी मार करने की सलाहियत रखेगा। तो ये बड़ी आप कह सकते हैं खुशी की बात है। हाँ, जहाँ तक आप बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो लगा दी गई हैं, अमेरिका ने जो कंपनियां हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, तो जो मुख्तलिफ जो मैंने तजिए सुने तो उनसे एक चीज़ तो वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी कि ये जो अमेरिका की जानिब से इससे पहले भी पाबंदियाँ लगाई गई और ये तीसरा मौका है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं। लेकिन बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि इन पाबंदियों का पाकिस्तान के उन इदारों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो एनडीसी जो एक पाकिस्तान का कौमी इदारा है वो जो है अपनी मदद आपके तहत चलता है, उसको बैरूनी फंडिंग की या बैरूनी किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं होती या किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो इस पाबंदी से पाकिस्तान पर कोई खातर खा आप कह सकते हैं कि कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इसके ऊपर रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की, गो कि हुकूमत की जानिब से कोई खुलकर उस तरह का बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा, उनकी जानिब से उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये तमाम तर जो अमेरिका ने ये तमाम तर जो पाबंदियाँ लगाई हैं ये तासुब पसंदी का शिकार है। अमेरिका और अमेरिका की जानिब से जो ये रवैया है गैर मुनसिफाना और गैर इंसानी रवैया है जो कि अपनाया गया है अमेरिका की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो इस चीज़ की मजम्मत करते हुए नजर आए, ख़ास तौर पर जो अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनने इसको अमेरिका का दोगलापन जो है वो करार दिया गया। लेकिन कुछ अहम इसमें बात यह भी है कि कुछ लोग जो कि खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ते हैं, कुछ लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद को एफिलिएट करते हैं, उनकी जानिब से इसको खुशाइन भी करार दिया गया है और उन्होंने कहा है कि ये जो पाबंदियां हैं ये पाकिस्तान के ऊपर जो लगाई गई हैं ये इस वजह से लगाई गई हैं और वो गो कि वो मुख्तसरन वो खुशी बना रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का मफाद है, जो हमारा कौमी इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हम सबको यकजा होना चाहिए। और ये कोई खुशी की बात नहीं, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी इस तरह की पाबंदी लगती है तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। बहरहाल बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की जानिब, और जो एक अहम मुलाकात हुई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर के बाद एक बयानिया बनाने की कोशिश की या बयानिया उनने बनाया। उनने कहा कि गोली क्यों चलाई गई और डी चौक के अंदर जो भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गो के इस वक्त जो हुकूमत के जो कुछ वज़रा हैं वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि 26 नवंबर की रात जो टी चौक है उसके ऊपर गोली चलाई गई थी। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम और फिर हुकूमत के वज़रा का भी इस चीज़ का जो एतराफ़ है वो अपनी जगह कायम है। लेकिन जो कल मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई वो खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ ले गए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनका जो है पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसकी सबसे पहले जो इसका जो पॉजिटिव वे में अगर बात की जाए तो जो एक कुरम के हवाले से मीटिंग की गई और उसमें बड़े ही अहम फैसले किए गए, जिसमें कहा गया कि जो निजी जो बंकर्स बनाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और उसके साथ के साथ जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनसे जो असला है वो वापस ले लिया जाएगा। बहरहाल खुशाइन बात है कि कुरम के अंदर क्योंकि वो चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इशूज़ हैं, मसाइल आ रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। तो वहाँ पे अगर अमन अमान आ जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए क्या होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ वेल विशर्स हैं या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन हैं उनका भी ये कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी और बार बार इस सवाल का जो है वो जवाब मांगने की कोशिश कर रही थी कि 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई गई। तो जो मोहसिन नकवी साहब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर साहब ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया तो उनको चाहिए था कि एक सवाल वो उनसे ये भी कर लेते कि गोली क्यों चलाई। बहरहाल ये जो कुछ लोगों का जो ख्याल था वो जो मैंने शेयर किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेल विशर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद मुखालफिन जो इस हवाले से डिस्कस कर रहे थे, गो कि ये मीटिंग जो बुलाई गई थी वो कुरम के ऊपर बुलाई गई थी और इसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अल्लाह करे इसके रिजल्ट निकले और काफ़ी ज़्यादा जो अमन है वो कुरम के अंदर वो वापस लौट के आ सके। साथ ही साथ जो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अगर बात करूं तो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनकी तादाद 188 है, जिनमें से 99 केसेस पंजाब के अंदर और तकरीबन 76 के करीब केसेस ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं। और इनमें से जो बेशतर केसेस हैं वो ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद जो है उनके ऊपर वो बनाए गए हैं।
एक अहम केस जो कि अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस का इमरान खान साहब के ऊपर केस और इसका फैसला महफूज कर लिया गया था और पीर के रोज़ 23 दिसंबर को इस केस का फैसला सुनाया गया था। और शेर अफजल मरवत साहब की एक बड़ी ही आम स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को 14 साल कैद की जो है वो सज़ा हो जाए और उनके तमाम तर जो असासे उनको मुंजमद करने का हुक्म जो है वो अदालत की जानिब से आ जाए। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इससे पहले भी जो इमरान खान साहब उनके ऊपर जो तोशाखाना केस है उस हवाले से उनको सज़ा हुई, साइफर केस में हुई, इज्जत निकाह केस में और तमाम तर केसेस जो हैं उनमें उनकी जमानत हो चुकी है। इन तमाम तर केसेस में तो क्योंकि लोअर कोर्ट में है इस वक्त और अगर उनको सज़ा हो भी जाती है तो जो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियां खुलेंगी सर्दियों के बाद तो वो अगर अप्लाई करेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत कंफर्म हो जाएगी। तो कोई इतनी बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सेटबैक वाली बात नहीं होगी। जाते जाते मैं आपसे एक बात लाजमी शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी 8000 पॉइंट्स की जो है वो कमी देखने में आई थी और लग ये रहा क्योंकि साल का एंड चल रहा है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मजीद मंदी है वो देखने को मिलेगी। और जो बेरोज़गारी है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी कोई इतना ज़्यादा खतर खा कमी नहीं हो रही जिससे कि आम आवाम जो है, आम आदमी जो है उसको रिलीफ जो है वो मिल सके। वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।